ऑलराइट, आज हम लोग बात करेंगे IS-16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सो सबसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉन करंट एसेट क्या है। आइए डेफिनेशन देखें भाई। सबसे पहले रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड and it is expected it will flow economic benefits to the entity। हैं जी। अच्छा, तो मैंने क्या बात करी है? मैंने बात करी है रिसोर्सेज कंट्रोल बाय एन एंटिटी। यहाँ पे सबसे पहले तो आप बोलोगे कि यार ये कंट्रोल का वर्ड क्यों आ रहा है, ओन का वर्ड क्यों नहीं आ रहा। तो आगे जाके आप एक स्टैंडर्ड पढ़ेंगे IFRS 16 लीजेस। ठीक है, लीजेस में एसेट आपकी बुक्स में तो आ रहा होता है, आप उसको एसेट रिकॉर्ड कर रहे होते, लेकिन आप उसको लीगली ओन नहीं कर रहे होते, क्योंकि उस पे आपकी लाइबिलिटी होती है, वो आपने पे करना होता है उसके लिए भी। तो लीगली आप उसके ऑनर नहीं होते, लेकिन आप उसको एसेट रिकॉर्ड कर रहे होते हो, इसलिए ओन नहीं कहते, कंट्रोल कहा जाता है। सो कंट्रोल बाय एन एंटिटी फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि 1 साल से ज्यादा। और इससे एक्सपेक्टेड है कि ऑर्गेनाइजेशन को इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। ये क्या है? ये नॉन करंट एसेट। सो नॉन करंट एसेट की एग्जांपल हमारे पास क्या क्या आ जाएगी? एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाएगा लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, इक्विप सॉरी कार भी आ सकती है, मशीनरी भी आ सकती है वगैरह। ठीक है, मशीनरी भी आ सकती है। अच्छा जी, तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब एक सवाल होता है कि विच कॉस्ट टू कैपिटलाइज एट इनिशियल लेवल। इनिशियल लेवल यानी कि पहली दफा जब आप एसिड खरीद के ला रहे हो, तो उसमें हम लोग कौन कौन सी प्राइस कैपिटलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर लिस्ट प्राइस आ जाता है, लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट को, ऐड करेंगे ट्रेड चार्जेस को, ऐड करेंगे फ्रेट चार्जेस हो गया, ऐड कर देंगे इंस्टॉलेशन कॉस्ट को, ऐड कर देंगे प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग को, ऐड कर देंगे आप डिसमेंटलिंग कॉस्ट को। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे एक बात क्लियर करें कि लिस्ट प्राइस कौन सी प्राइस होती है। लिस्ट प्राइस एक्चुअली वो प्राइस होती है जो कि जिसके अंदर कोई डिस्काउंट वगैरह भी इम्बेड नहीं होता। ओरिजिनल प्राइस, बिल्कुल शुरुआत की प्राइस। ठीक है, तो ये कैपिटलाइज होगी, लेस करोगे ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये है डिस्काउंट के ऊपर। ठीक है, हमारे पास आपने इनिशियल लेवल पे पढ़ा हुआ है कि
एक अभी आपको मैंने बताया क्रेडिट डिस्काउंट है और एक होता है हमारा कैश डिस्काउंट। दोनों में फर्क क्या है? क्रेडिट डिस्काउंट ये है कि आप एक बायर के पास गए, सॉरी एक शॉप पे गए, उससे आपने कहा मैंने तो उसने आपको कहा कि 50,000 यूनिट्स लोगे तो मैं तुम्हें 10% डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, तो ये डिस्काउंट जो है ट्रेड डिस्काउंट है, और इस डिस्काउंट को हम लोग यहाँ एसेट की कॉस्ट में से डिडक्ट कर सकते हैं। डिडक्ट कर सकते हैं, ये आपके सामने। अच्छा जी, ट्रेड डिस्काउंट क्या है? ट्रेड डिस्काउंट ये है कि, तो सॉरी कैश डिस्काउंट क्या है कि भाई वैसे तो मेरा क्रेडिट पीरियड जो है वो 30 डेज का, लेकिन आपको जो आपका क्रेडिटर है वो सही है, जिससे आप क्रेडिट आपने लिया हुआ है, माल लिया हुआ है क्रेडिट पे, उसने आपको कहा वैसे तो तुम्हारा क्रेडिट पीरियड 30 डेज का है, लेकिन अगर तुम मुझे 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे तो मैं तुम्हें 2% डिस्काउंट और दूंगा। तो मेरे दोस्त, ये हमें खुद नहीं पता कि हमें इसको भी अवेल करना है या नहीं करना। अगर करोगे तो अदर इनकम ऐड कर लोगे, अदरवाइज इसको छेड़ोगे भी। क्लियर है बात? आगे बढ़े, इजाजत है। ऐड कर दोगे फ्रेट चार्जेस, यानी कि जो भी ट्रैवलिंग कॉस्ट वगैरह है, ऐड कर दोगे इंस्टॉलेशन कॉस्टिंग, ऐड कर दोगे प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग, यानी कि जो एसिड चेक वगैरह करते हैं प्रोडक्शन से पहले, ऐड कर दोगे डिसमेंटलिंग कॉस्ट। ठीक है, अब एक मासूम सी शक्ल आई ने मेरे से सवाल पूछा कि भाई डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या है? तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सुनो और से सुनो। ये बंदा है और ये इस लैंड पे माइनिंग करने के लिए, तो इधर गवर्नमेंट की तरफ से एक पेपर आया और उस पे कुछ इस तरह लिखा था कि भाई यहाँ पे माइनिंग करने आ तो रहे हो, लेकिन जब तुम यहाँ पे जा से जाओगे ना तो इस लैंड को तुमने इसकी ओरिजिनल कंडीशन में, यानी कि जैसी कंडीशन में ये अभी है वैसा करके जाना है। तो जब तक ये इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं कर देता, क्या ये यहाँ पे काम शुरू कर सकता है? नहीं कर सकता। तो अब लेट्स 3 साल का काम, 3 इयर्स का काम है, और 3 साल बाद यहाँ पे कितने लगने? $100 लगने हैं इसको इसकी ओरिजिनल कंडीशन में लाने। ठीक है, और जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है? 10%। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? 1 into जो आपका अमाउंट है आप पी कह लो, डिवाइडेड बाय 1 + r, r मीन्स इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इनटू पावर n, n मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स। तो अब यहाँ पे देखो 1 into 100 डिवाइडेड बाय 1 + r, r इज योर इंटरेस्ट रेट, नंबर ऑफ ईयर्स आ गए 3, तो मैं आपको बता रहा हूँ 75 आ जाएगा। ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई, ये आपकी आज की वैल्यू। हर साल अब इसके अंदर आप 10% ऐड करते चले जाओगे तो 3 सालों में तीन ऐड कर करके ये जो है वो हो जाएगा 100 हो जाएगा। आप 100 निकालोगे, उसको पे कर दोगे। ये है डिसमेंटलिंग कॉस्ट और इसकी ट्रीटमेंट। ठीक है, अब इसके अलावा, इसके अलावा देखो मैं एक स्टेटमेंट लिखना है, ऑल अदर कॉस्ट which are necessary to bring asset into its working condition, एसिड को
इसकी ओरिज वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो जो कॉस्ट जरूरी है उसको आप क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर दें। ठीक है जी। तो ये है कि आपका यहाँ तक आई होप बात क्लियर। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन क्या है? अच्छा जी, इट इज सॉरी इट इज अ नॉन कैश expense which is charged against the cost of asset to meet the requirement of मैचिंग कॉन्सेप्ट। और मैचिंग कॉन्सेप्ट आपको क्या कहता है कि भाई हर इनकम के अगेंस्ट उसकी कॉस्ट होती है। ठीक है, तो ये ही एक तो इसलिए डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है जो कि हम एसेट की कॉस्ट के अगेंस्ट रिकग्नाइज करते हैं, क्योंकि हमारा मानना ये है कि एसेट हमें कुछ ना कुछ कमा के दे रहा है तो उसकी कोई कॉस्ट भी तो होगी। तो वो कॉस्ट क्या है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के हमारे पास दो मेथड्स आ जाते हैं। एक आ जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक आ जाता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेट लाइन मेथड। बहुत सिंपल है यार। एक एसिड है, उसकी कॉस्ट कितनी है? 100,000। उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 20,000। उसकी लाइफ कितनी है? 4 years। तो रिक्वायरमेंट क्या है? डेप्रिसिएशन। तो भाई 100,000 -20,000 डिवाइडेड बाय 4 years क्या आ गया? बताओ जरा जल्दी से। 20,000 पर एनम डेप्रिसिएशन आ गई। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा। अच्छा जी, अगर बोलते हो तो एक और हम लोग इसकी एक रिक्वायर देख लेते हैं भाई। एग्जाम्पल, एक एसिड है, हमने लिया था 150,000। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? लेट से है 25,000। लाइफ कितनी है? 5 years। रिक्वायरमेंट क्या है? डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। तो क्या होगा भाई? 150,000 -25,000। लाइफ कितनी है? 5 years, है ना? 150,000 -25,000 डिवाइडेड बाय 5। 25,000 पर एनम की मेरे पास क्या आ गई? बोलो। डेप्रिसिएशन आ गई। अच्छा जी, हमने दो एग्जांपल्स देखी हैं यहाँ पे, देखो। ठीक है, दो एग्जांपल्स देखी। स्ट्रेट लाइन जो है उसका मानना है कि एसिड का सारी जिंदगी जो यूजेज है वो एक जैसा रहेगा, इतना एक जैसा ही कमा के देगा। और देखो, प्रूव करूं, सारी जिंदगी यहाँ पे 20,000 आ रही है, डेप्रिसिएशन यहाँ पे 25,000 आ रही है।
इसके कॉन्ट्रेरी में हम लोग जाते हैं, जरा देखते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहता है कि एसेट शुरू की जिंदगी में ज्यादा कमा के देता है तो ज्यादा निकाल लो, बाद में कम कमा के देगा तो कम निकालो। ठीक है, अभी आपको बस दिखा देता हूँ। एसेट है, लिया था 100,000 का। ठीक है, लाइफ 5 इयर्स है, डेप्रिसिएशन रेट है 10%, रिक्वायरमेंट है डेप्रिसिएशन। ठीक है, वैसे तो जिस साल की मांग रहे हैं हमने उस साल की निकालनी होगी, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ये कंटिन्यूशन में लेके चला जाऊंगा, लेते जाता रहूंगा, 5 सालों से ज्यादा ही लेके जाऊंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। देखो जी, एसिड है 100,000 का, डेप्रिसिएशन 10%। ठीक है, 100,000 का 10% कितना आ गया? 10,000। 90,000 आ गया, फिर डेप्रिसिएशन 10%, ये आ गई 9,000। ठीक है, निकालूं जरा 9,000, ये कितना आ गया? 81,000। ठीक है, 2 साल की। अब ये तीसरे साल की डेप्रिसिएशन निकालूंगी, आ जाएगी मेरी 8100। ठीक है, 8100, 81,000 में से 8100 जरा निकालेंगे, कितना बचा? -8100, आई गेट 72,900। ठीक है, डेप्रिसिएशन 10% कितनी आ गई? 7290। ठीक है, चलो जरा फिर 72,900 -7290 इज, मेरे पास आया 65,610। डेप्रिसिएशन फिर 10% निकालो, तो 65,610 मल्टीप्लाई बाय 10%, 6561। ठीक है, 65,610 -6561 कितनी आ जाएगी? 5949 आ गई, 5949। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन निकाल लें, तो 5949 का 10% दूं मैं, 5904.9। ठीक है, तो अब मेरी नेटबुक वैल्यू कितनी ना? 0.1। अब डेप्रिसिएशन फिर मैं 10% निकालूं तो 53,144.1 इंटू 10%, 5314.41। ठीक है, अब मेरी नेक्स्ट ईयर की एनडीवी कितनी आ रही होगी? 53,144.1 माइनस 53,144.41 इज 47,829.69। ये देखो जी, शुरू में डेप्रिसिएशन ज्यादा डिडक्ट हो रही है। देखो मैंने 7 सालों की कर दी है तकरीबन, थर्ड ईयर में और कम, फोर्थ ईयर में और कम, फिफ्थ ईयर में और कम, सिक्स में और। ऑलराइट जी,
आगे देखते हैं क्या है। आगे हम लोगों ने देखना है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर क्या है। ठीक है, तो उसके लिए आइए जरा। एक सेकंड, 20,000 की यहाँ डेप्रिसिएशन, एक एसेट की कॉस्ट 100,000, लाइफ कितनी है 5 ईयर्स, पहले साल डेप्रिसिएशन में 20,000, नेट बुक वैल्यू 80,000 नजर आ रही होगी। दूसरे साल फिर 20,000 डेप्रिसिएशन हुई 60,000। ठीक है, अभी यहाँ सर यहाँ पे एसेट पे हमने एक खर्चा करा कितने का, 20,000 का। क्या करा, एक खर्चा करा 20,000, और उस खर्चे की वजह से इन तीन चीजों में से कोई एक चीज हो जाए। पहली चीज क्या, इंक्रीज इन यूजफुल लाइफ, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, हाँ जी, क्या हो जाए, इन तीन चीजों में से कोई चीज हो जाए। ठीक है, लाइफ 3 साल से 7 साल हो गई, पहले 10,000 यूनिट बनते थे, अब 15,000 यूनिट बनने लग जाए। अब 15,000 यूनिट्स बनने लग जाए। ऑपरेटिंग कॉस्ट पहले 10,000 की थी, अब कम होकर 6,000 रह जाए। इन तीन चीजों में से कोई एक चीज भी हो जाएगी, तो ये जो आपकी 20,000 की कॉस्ट लग रही है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लोग कैपिटलाइज करेंगे। क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे, और इसको हम लोग कहते हैं सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं चीज जिसको हम लोग कहते हैं रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन क्या होती है, रिवैल्यूएशन ये होती है कि एसेट पड़ा पड़ा महंगा हो जाए या सस्ता हो। अमूमन ये चीज आप प्रॉपर्टी में देखते हो, लैंड बिल्डिंग वगैरह में। ये क्या करते हैं हम लोग उसके अंदर, ना कोई उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करते हैं ना कुछ करते हैं, पड़ा हुआ होता है, प्रॉपर्टी की वैल्यू ऊपर चली जाती है नीचे आ जाती है। ये है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में बेसिकली हमारे पास 4 केसेस। कितने केसेस है, 4 केस। ठीक है, एक है फर्स्ट टाइम अपवर्ड रिवैल्यूएशन। ठीक है, एक है फर्स्ट टाइम अपवर्ड रिवैल्यूएशन।
अब फर्स्ट टाइम अपवर्ड रिवैल्यूएशन में हम लोग क्या करें, देखो ये मेरा एसेट है, ये मैंने लिया था 1000 का, कितने का लिया था 1000, पड़ा पड़ा ईयर 0 पे 1000 का लिया था, ये पड़ा पड़ा ईयर 1 पे कितने का हो गया 1500 का 1500। एसेट जब हमने लिया था तो हमने क्या एंट्री बनाई होगी, एसेट डेबिट 1000 से और कैश क्रेडिट 1000, ठीक है। एसेट बड़ा बड़ा महंगा होगा, ठीक है। देखो अच्छा जी, इसको मैं आपको यूं भी बताऊं, चलो एक चीज आपको थोड़ी सी यहाँ पे ये भी बताऊं इससे पहले कि मैं रिवैल्यूएशन की तरफ आऊं, बाद में आता हूँ, जरा यहाँ ऊपर आ जाए हम लोग। एसेट जब हम लोग फर्स्ट टाइम ले रहे होते हैं, रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या है, ये भी जरा मैं आपको बता दूं। पहला, इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू एंटिटी, एक। सेकंड, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबल, ठीक है। ये तो हम डेफिनेशन में देख चुके हैं कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू एंटिटी, के रोकड़ा आएगा, आपको उससे कोई ना कोई अर्निंग होगी। और दूसरा, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबल, ये दो कंडीशंस मीट हो जाएंगी तो एसेट को हम लोग रिकग्नाइज किस तरह करते हैं कि बड़ी आसान एंट्री, एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट या बैंक क्रेडिट, ठीक है। अब आ जाओ वापस नीचे, ए किधर गया किधर गया किधर गया, इधर आ गया। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट कितने थे 1000 से, एसेट पड़ा पड़ा महंगा हो तो क्या करेंगे, एसेट डेबिट 500 से, क्या ये एसेट सेल हुआ है, कोई एक्चुअल गेन हुआ है, नहीं हुआ, तो हम इनकम नहीं बुक कर सकते भाई, इट इज अगेंस्ट द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, मानते हो। तो इसलिए हम इसको इक्विटी में लेके जाएंगे, इक्विटी में रिजर्व होता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है, उसके अंदर लेके जाएंगे। और इक्विटी जब बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, कर दी का। आगे बढ़ जाऊं, इजाजत है, सेकंड केस पे चलें। फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन में एसेट मैंने लिया कितने का, 1000 का, एसेट मेरा हो गया 750, ठीक है। तो भाई वही पुरानी एंट्री, एसेट डेबिट 1000 से कैश क्रेडिट 1000, इसमें हमें कुछ डिस्कशन करनी है। कितने का हो गया 750 का हो गया 1000 से, क्या करूंगा, एक तो मैंने एसेट क्रेडिट कर दिया, दायरा गिरा मेरा भाई तो 250 से, और डेबिट करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस। अब बचा गएगा कि सर एक मिनट जरा ब्रेके मारो और ये एक्सप्लेन करो कि जब वैल्यू बढ़ रही थी, वैल्यू जब बढ़ रही थी तो आप अकाउंट को क्या कर रहे हो, इक्विटी में लेके जा रहे थे कि जी इनकम तो हो ही नहीं है तो हम इसको इक्विटी में बुक कर रहे हैं, है जी। आप ये कहोगे, लेकिन जैसे ही वैल्यू गिर रही है तो आप एक्सपेंस बुक कर रहे हो, ये एक ही चक्कर है। तो बात सुनो, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बचपन में पढ़ा था,
प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में ये बात उसने बोली थी कि अच्छाई जब तक हो ना जाए उसको रियलाइज ना करो, और बुराई तुम्हें नजर आए तो तुम उसको बुक कर लो। तो देखो, इनकम हमने बुक नहीं करी थी, वो अच्छाई नजर आ रही थी, उसको हमने बुक नहीं करा था, हम उसको इक्विटी में लेके गए थे। बुराई हमें नजर आई, हमने तो फौरन रिकग्नाइज कर लिया, एक्सपेंस बुक कर लिया। ये क्या है? ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है। यही तो किया है। समझ गए या नहीं? अच्छा जी, आइए थर्ड केस। फर्स्ट, अपवर्ड, देन डाउनवर्ड, इवैल्यूएशन। ठीक है, यहाँ एसेट हमने देखा 1000 का, दूसरा हो गया दूसरे साल में, हो गया तो 300 तीसरे साल में, हो गया 700। ठीक है, पहले साल की वही बासी एंट्री, एसेट डेबिट 1000, कैश क्रेडिट 1000। ठीक है जी। एसेट मेरा बड़ा पड़ा हो गया महंगा। कितने का? वो पहले केस की तरह, ये भी पहले केस की तरह, एसेट डेबिट 500, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट 500। अब है नई चीज। हम क्या? सुनो, और से सुनना, एसेट गिरा, कितने से गिरा? यहाँ 1500 से 750 पे आ रहा है, तो 750 से गिरा। एसेट डेबिट 750। ठीक है, अब यहाँ देखो जरा, रिवैल्यूएशन आज तक मैंने कितने की बुक करी थी? 500 की थी। हाँ है ना? तो रिवैल्यूएशन रिजर्व, सॉरी, रिवैल्यूएशन रिजर्व को मैं खत्म कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, कितने से? 5। बताओ कितना बचा? बताओ कितना बचा? ये बचा मेरा कितना? 250। इसको मैं ले जाऊंगा जहन्नम में। इसमें जहन्नम है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस बुक कर दूंगा 250 का। क्लियर हो गई बात? बोलो। आसान था। आगे चलें। केस नंबर 4, फर्स्ट डाउनवर्ड, देन अपवर्ड। अगर तो आपको ये क्लियर है, थर्ड केस तो फोर्थ केस आपको 2 मिनट में समझना। 1000 का था, 750 का हो गया, और 1500 का। पहली एंट्री वही सूखी पुरानी, एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट। फिर दूसरी एंट्री केस नंबर 2 की तरह, पीएनएल डेबिट, एसेट क्रेडिट 250। अब आ जाओ यहाँ, बेटा दोस्त, देखो भाई, 750 से एसेट कितने का हो गया? 1500 का हो गया। एसेट डेबिट हो गया 750। ठीक है, आज तक जो हमने एक्सपेंस बुक करा था वो कितने का किया था?
250 का क्या था, इसको रिवर्स कर देंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, एक्सपेंस के बजाय इसको हम लोग क्या दिखा देंगे, इनकम दिखा देंगे, पीएनएल क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 250 से। क्या कर देंगे भाई, पीएनएल को क्रेडिट कर देंगे, देखो येलो कलर का। ठीक है, अब देखो कितना बचा, 500 बच रहा है, वो हम कहाँ लेके जाएंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व में लेके चले जाएंगे 500 से, और ये हमारा काम। ठीक है, 500 से कहाँ ले जाएंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व में ले जाएंगे। आई होप क्लियर। अब आखिरी चीज, बिल्कुल आखिरी चीज स्टैंडर्ड की जो हमने देखी है वो है कॉम्प्लेक्स एसेट। कॉम्प्लेक्स एसेट से पहले बल्कि जस्ट सेकंड, अगर रिवैल्यूएशन ऑफ डेप्रिशिएटिंग एसेट, ये देख लेते हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ डेप्रिशिएटिंग एसेट, ठीक है, बिल्डिंग वगैरह। इसके केस में हम लोग क्या करेंगे, इसके केस में हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग राइट ऑफ करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, फिर रिवैल्यू करेंगे एसेट को, और फिर हम लोग डेप्रिशिएट करेंगे ऑन रीवैल्यूड अमाउंट पे, डेप्रिशिएट करेंगे किस पे, रीवैल्यूड अमाउंट पे। ठीक है जी। अच्छा, ये है इसकी रीच। अच्छा जी, किस तरह करेंगे उसके लिए आइए आपको बता। अच्छा जी, एग्जाम्पल है, a company revalued its land and buildings at the start of year to 10 million, कितने में? 10 मिलियन से रिवैल्यू करा, डॉलर 4 मिलियन लैंड के लिए है, प्रॉपर्टी कॉस्ट $5 मिलियन, और वन इसमें 1 मिलियन जो है वो लैंड के लिए। 10 years prior to the revaluation, total expected life 50 years is unchanged. The company policies make an annual transfer to retain earning, जो भी अमाउंट है रिवैल्यूएशन का वो एनुअली रिटेन अर्निंग में जाता है। और आगे कह रहा है कि भाई अफेक्ट बता दो इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। तो जनाब, हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई आइडिया नहीं है, चलो मैं बता दूं। लैंड एंड बिल्डिंग की कैरिंग वैल्यू निकालनी, ठीक है, ब्रॉड फॉरवर्ड करो अमाउंट को। ब्रॉड फॉरवर्ड अमाउंट कितना नजर आ रहा होगा, 5 मिलियन का नजर आ रहा होगा, जिसमें से 10 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 50 पे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 मिलियन, जो तुम्हारा लैंड का कितना आ जाएगा, 4200, ठीक है। अच्छा जी, रिवैल्यूएशन अभी निकालते हैं, वैल्यूएशन कितने पे हुई है, 10,000 पे हुई है, यानी कि 10 मिलियन पे हुई है, ठीक है। तो रिवर्स वर्किंग कर लो, 10 माइनस 4200, कितनी आ गई रिवैल्यूएशन, मेरा बैलेंसिंग फिगर आ गया रिवैल्यूएशन का 5800, ठीक है। ओवरऑल
4 मिलियन पे हम लोग बैठे हुए थे, 10 मिलियन पे हम लोग आ गए हैं। ठीक है, तो अब 10 साल गुजर चुके हैं। ठीक है, 6 मिलियन की लाइफ रह गई है मेरी, और अमाउंट रह गई है, लाइफ मेरी 40 ईयर्स की रह गई है। 150 निकाल दूं मैं, मेरा आ गया 9850। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करेंगे, ये मेरी वर्किंग हो गई। अच्छा जी, 10,000 में से फाइनेंशियल, पहले मैं बात करता हूँ SOFP की, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें मेरा इसमें मेरा लैंड एंड बिल्डिंग, वर्किंग वन को देखो भाई, 10,000 माइनस 159,850 का नजर आ रहा होगा। इक्विटी की बात करूं तो उसमें रिवैल्यूएशन सरप्लस, या कह लो रिवैल्यूएशन रिजर्व, या कह लो सोशी में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में ये आ रहा होगा 5730 का। 170 कट हो गया। ठीक है, तीसरा हो गया, अभी बता देता हूँ मैं आपको, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ब्रॉड फॉरवर्ड कर 0, रिवैल्यूएशन गेन 5800 हुई, ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग 150 था, माइनस 4 मिलियन डिवाइडेड बाय 50 ईयर्स, 70 निकाल दिया, 5730 हो गया गेम पूरा। राइट, अच्छा जी, एक एग्जांपल और करते हैं, और वो करते हैं कि अगर मेरा वैल्यूड एसेट डिस्पोजल हो उस केस के लिए। ठीक है जी, अब हम लोग ये और एग्जांपल देखते हैं। ABC परचेज रिकॉर्डिंग कॉस्टिंग कॉस्टिंग 750,000 ऑन 1 Jan 2000 एक्सपो। ठीक है, अच्छा जी, यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स की, और कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है एट द 31 दिसंबर एक्सपोर्ट। ठीक है, प्रॉपर्टी की जो वैल्यू वैल्यू हुई है 810,000 पे, कितने पे, 810,000 पे वैल्यू हुई है, रिजल्टिंग जिससे आपको भाई रिवैल्यूएशन हुई है, और वो OCI में इन्होंने 135,000 का गेन बुक किया। अच्छा जी, देर वॉज नो चेंज टू इट्स यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ में कोई चेंज नहीं है। ABC रिटेन अर्निंग में रियलाइज प्रॉफिट्स में नहीं लेके जा रहा, इन एक्सेस ऑफ इट्स डेप्रिसिएशन। 31 दिसंबर एक्सिस को प्रॉपर्टी जो है वो 900,000 की सेल हो गई है। अब वो कह रहे हैं कि भाई किस तरह ये रिवैल्यूड एसेट के डिस्पोजल को हम लोग दिसंबर एक्सिस में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है भाई, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो क्या करेंगे भाई, रिवैल्यूएशन हमारी ओवरऑल कितने की हुई थी, कितने की हुई थी, रिवैल्यूएशन सरप्लस 135 क्रेडिट कर देंगे रिटेन अर्निंग को 135, खत्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद सेल प्रोसीड 900 की हुई, वैल्यू एट 31 दिसंबर एक्सपोर्ट कितना था, 810 था। डिडक्ट करूंगा मैं डेप्रिसिएशन को, 810 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2 ईयर्स, कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। 630 पे आ जाऊं, ले आऊं, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल मेरा कितना आ गया, 270 है। जी, आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट चीज हमने देखी है, कॉम्प्लेक्स एसेट विच हैव
more than one component and every component has different useful life. देखो जी कैसे हो क्वींस क्वीन। ये मैंने प्लेन बनाने की कोशिश करी है बाय द वे, ठीक है। देखो एसिड विच इज मोर देन वन कंपोनेंट एंड एवरी कंपोनेंट हैज डिफरेंट यूजफुल लाइफ, ठीक है। ये प्लेन है, प्लेन का एक कॉकपिट है, इसकी लाइफ क्या है 7 years। कैबिन की लाइफ है 2 years, ठीक है। ये इंजन की लाइफ 3 years, ये जो टेल है इसकी लाइफ कह लो 5 years। तो हर कंपोनेंट की डिफरेंट यूजफुल लाइफ है और उन सबको मिला के एक चीज बनी है, एक चीज बनी है जिसका नाम है प्लेन। ऐसे एसिड को हम लोग क्या कहेंगे कॉम्प्लेक्स है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आके हमारा IS-16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खत्म हो जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा, अदरवाइज आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।